मतलब मजा दोनों को आ रहा होता है। तो जो आपका पार्टनर है, जो आपकी लाइफ में पार्टनर है, वह इस मजे की तलाश में क्यों नहीं निकल जाएगा? क्या उसको मजा नहीं चाहिए? जब आपको मजा चाहिए तो क्या उसको मजे की जरूरत नहीं है? तो क्या वह कुछ ऐसे अन्य रिसोर्सेज खोजना शुरू नहीं करेगा? जब वह आपकी सच्चाई, आपकी हकीकत को पहचान लेगा, तो क्या वह भी अपने लिए कोई मजे की तलाश के लिए नए रिसोर्सेज नहीं खोजना शुरू कर देगा? उनका धब्बा इतने गहराई से लग गया होता है कि वह आपके मन को मजबूर कर देता है उस सब को पाने के लिए, उस सब को देखने के लिए। तत्त्वमसि, thou art that। हे अवतारो, सभी को मेरा नाम। आप 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 या 60 इसमें से किसी न किसी उम्र के आसपास होंगे। साथियों, ये जो उम्र के पड़ाव है, इनमें हमें बहुत सी बातों को फेस करना होता है, बहुत सी समस्याएं हमारे सामने आती है, जिनमें से एक मुख्य समस्या अपोजिट सेक्स से अट्रैक्शन की होती है। पुरुष की महिला की तरफ और महिला की पुरुष की तरफ। साथियों, अब इस बात पर हम साथ साथ विचार करेंगे और इस बात पर गौर करना कि जब भी कोई लड़की, कोई महिला एक पुरुष के सामने से, उसके पास से गुजरती है या उसकी नजर के सामने आती है, और इसका अपोजिट भी कि जब एक पुरुष, एक लड़का एक महिला के सामने से उसकी नजर के सामने आता है, तो उसके मन में कुछ विचार उत्पन्न होते हैं। कभी कभी तो इसे दिल की घंटी बजना भी कहते हैं। साथियों, यह हर एक महिला या हर एक पुरुष के साथ नहीं होता, लेकिन यह अक्सर होता है, यह जनरली होता है कि कोई एक व्यक्ति, यदि वह 15 से 20, 25 साल का है, तो वह लड़का जब अपने कॉलेज में होता है, अपने स्कूल में होता है, तो वह किसी लड़की के प्रति अट्रैक्ट होता है। और अपोजिट रूप से भी जब कोई लड़की कॉलेज या स्कूल के अंदर होती है, तो वह भी किसी लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है। और केवल इतना ही नहीं, जब वे बड़े होते हैं और आगे चलकर जब वे 25, 30, 35, 40 साल की उम्र के होते हैं, और जब अपोजिट सेक्स का इंसान उनकी कंपनी में होता है, उनके साथ कार्य कर रहा होता है, तब भी वह एक खिंचाव महसूस होता है। और साथियों, बात ये खत्म नहीं होती जब वह व्यक्ति, वह पुरुष, वह महिला आगे भी अपने 50 या 60 साल की उम्र के पड़ाव होते हैं, तब भी इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वे बचती हुई नजरों से दूसरे को ताड़ने का काम, दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने की जो इनकी मेंटेलिटी होती है, वह बरकरार रहती है। साथियों, मैं यह सब क्यों कह रहा हूं? साथियों, इसमें कुछ बातें हैं जो कुछ मौन है और कुछ गौण और कुछ मुख्य है। साथियों, उम्र कोई भी हो, लेकिन जब कोई पुरुष, और पुरुष से मेरे यहां अर्थ व्यक्ति, आदमी और औरत दोनों से है, तो जब कोई पुरुष अपने अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, किसी भी उम्र में बड़ा होता है, तो जो उसकी अटेंशन होती है, उसकी अटेंशन वह दूसरा व्यक्ति ले लेता है। सपोज करो आपने किसी को देखा और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो वह दूसरा व्यक्ति तो निकल जाता है,
लेकिन आपका मन उसके साथ साथ चला जाता है, आपका ध्यान उसमें ही लगा रहता है। और कभी कभी तो यह डिपेंड करता है आपकी उम्र पर, आपकी उत्तेजना पर, आपकी लिमिट्स पर। तो कभी कभी तो आप उसके पीछे भी हो लेते हैं। साथियों, हमारा मन, हमारा जो ध्यान है वह तो उधर गया ही है। और यदि हम भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उसके पीछे या उसके चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं, तो हम फिजिकल रूप से भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन्वॉल्वमेंट चाहे वह मेंटल स्तर पर हो चाहे फिजिकल स्तर पर, इन्वॉल्वमेंट होती है। हमारी जो एनर्जी होती है, हमारा जो टाइम होता है, वह दोनों स्तरों पर सेम कार्य करता है। जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, उसके ख्याल मन में लेकर आते हैं, तो हमारा समय इस समय निकलता है और हमारे अंदर के जो न्यूरॉन्स होते हैं वे अलग तरीके से डेवलप होने लगते हैं और वही न्यूरॉन्स उत्तेजनाओं में बदल जाती हैं और हमें अमुक व्यक्ति के पीछे चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर देती है। साथियों, यह जो हमारे समय की बर्बादी है, हमारी ऊर्जा की बर्बादी है, यह केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी नहीं है, यह हमारे अस्तित्व की, हमारे पहचान की एक डाउनग्रेडिंग है, उसका नीचे गिरना है। हमारा जो जीवन है उसके तल का नीचे गिरना है। लेकिन यह अब कुछ ज्यादा ही आम होता जा रहा है, तो यह अब इसको डाउनग्रेड कहना शायद डाउनग्रेड लगे भी नहीं। अब यह नॉर्मल होता जा रहा है, लेकिन यह वास्तव में हमारे जीवन का पतन का कारण बनता है। साथियों, मैं यह ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि साथियों, जब हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं और हम अपनी एज के अनुसार किसी कार्य या दूसरे कार्य में इन्वॉल्व होते हैं, सपोज करिए आप 15 से 25 साल की उम्र में हैं, तो आप पढ़ाई में इन्वॉल्व हो रहे होंगे और साथ ही आपने यह दूसरा कार्य पकड़ लिया है और यह दूसरा कार्य आपको बहुत खींचता है, इसमें आपका बहुत रस आता है। तो आपकी जो पढ़ाई है, जो आपका पढ़ाई का समय है, 15 से 25 वर्ष के बीच का समय है, उसका आधा समय तो यह दूसरी एक्टिविटी में है। और यह एक्टिविटी इतनी रसदार होती है कि यह कभी कभी तो आपकी पढ़ाई का पूरा समय ही ले लेती है। और साथ ही यह रसदार होती है ऐसा नहीं है, यह हमें रसदार लगती है, इसके दूसरे अन्य कारण भी। यह एक पूरा चर्चा का विषय है कि किस भांति से हमें बार बार चीजें दिखाकर, अलग अलग मीडियम से बातों को रिपीट कर करके, सेक्सुअलिटी को बढ़ाकर हमारे अंदर उस रस को बढ़ाया जाता है, हमारे हार्मोन्स को चेंज किया जाता है ताकि हमें कुछ चीजें अच्छी लगे, कुछ चीजें खराब लगे। तो यह जो हमें रसदार एक कार्य लगता है, यह वास्तव में रसदार होता नहीं है। लेकिन फिर भी हम, क्योंकि यह मीडिया ने, सोसाइटी ने, सिस्टम ने एक मजे के रूप में पेश किया है, तो हम इसकी तरफ खिंच जाते हैं और हमारा जो दूसरा एम होता है वह लड़खड़ाने लगता है, उसमें हमारी रुचि कम होने लगती है। साथियों, यह हमारी जो स्टडी का जो टाइम है, जो हमारे खुद की नॉलेज को बढ़ाने का टाइम है, उसको तो बर्बाद कर रहा है, साथ साथ हमारी सोसाइटी को भी डाउनग्रेड कर रहा है। सपोज करिए आप एक कॉलेज के अंदर है और आपका किसी से अफेयर हो गया। यह अफेयर होना बहुत नॉर्मल बात है, आपको लगेगा कि यह नॉर्मल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि आपका छोटा भाई या आपकी छोटी बहन इस अफेयर में पड़ते हैं, तो आपको कैसा लगता है? तब आपको लगता है कि ये बातें गलत है, आप उसको समझाते हैं,
कि ऐसा नहीं करना है, ये समय की बर्बादी है, ऐसा करने के समय मौके मिलेंगे। लेकिन जब आप उम्र के अपने पड़ाव पर होते हैं, उस समय पर होते हैं, तब आपको वह सब चीजें बहुत मजेदार लगती है, बहुत रसदार लगती है। कुछ लोगों के समझाने पर भी, पेरेंट्स के समझाने पर भी, टीचर्स के समझाने पर भी आपको उनकी बातें बकवास लगना शुरू होती है, क्योंकि आपका उसमें रस आ रहा होता है। आपकी जो अटेंशन है वह एक तरफ खिंच गई होती है। आप दूसरी जो विचार होते हैं, जो दूसरे तथ्य होते हैं, जो दूसरा नजरिया होता है, आप उसको समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी जो समझ है वह उधर खिंच गई होती है। तो साथियों, जब आप अपने भाई, अपनी बहन के लिए यह चीजें बर्दाश्त नहीं करते, तो आप खुद के लिए क्यों बर्दाश्त करते हैं? आप खुद इसमें इन्वॉल्व क्यों होते हैं? और अब आगे बढ़ते हैं, जब आप 25 से 45 साल की उम्र के बीच होते हैं, जब आप किसी काम धंधे में होते हैं, नौकरी पेशा में होते हैं, तो वहां आपका किसी दूसरे अपोजिट सेक्स की तरफ खिंच जाना अमूमन बात होती है। यह जो एक सिलसिला, यह आगे बढ़कर बहुत क्लोज हो जाता है, और उस क्लोज हो जाने के कारण आपके जो दूसरे रिश्ते हैं, क्योंकि आप इस उम्र में, आप इस उम्र के पड़ाव में अपने फैमिली में रिश्तों पे बंधे होते हैं, आपकी शादी ब्याह हो गए होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, आपकी पत्नी होती है। तो जब आप इधर दूसरी तरफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़े होते हैं, तो यह आपका एक्स्ट्रा अफेयर आपके पारिवारिक जीवन को नुकसान पहुंचाता है। जब इस सब की भनक आपके परिवार को लगती है, तो आप शर्मिंदा महसूस होती है, और यदि आपने शर्म उतार भी की है, तो उसका फर्क आपकी पत्नी पर, आपके बच्चों पर पड़ता है। फिर यदि वे भी ऐसा ही कर देंगे, तो आप उनको टोक नहीं पाएंगे। जैसे यदि आप किसी के भाई बहन हैं, कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, आप सभी ने टीवी में पढ़े हुए हैं, तो आप अपने भाई बहन को टोकने का आप अधिकार खो चुके हो, क्योंकि आप खुद इसमें शामिल है। ऐसे जब आप अपनी फैमिली में बंधे हुए होते हैं और आप इन सब एक्स्ट्रा चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो आप शर्मिंदा भी होते हैं, आप उनको रोकने का जो अधिकार है वह भी खो चुके हैं, और फिर यह सिलसिला बढ़ता जाता है। साथियों, अभी तो यह आपको इसमें मजा आ रहा है, आपको इसमें रस आ रहा है, और जब आप इस चीज में इन्वॉल्व है, तो दूसरे को भी अवश्य ही इसमें मजा आ रहा होगा, रस आ रहा होगा। यदि आप पुरुष है, तो दूसरी औरत है, उसको भी इसमें रस मिल रहा होगा। यदि आप औरत है, महिला है, लड़की है, तो दूसरे पुरुष को भी इसमें एक मजा आ रहा होगा। मतलब मजा दोनों को आ रहा होता है। तो जो आपका पार्टनर है, जो आपकी लाइफ में पार्टनर है, वह इस मजे की तलाश में क्यों नहीं निकल जाएगा? क्या उसको मजा नहीं चाहिए? जब आपको मजा चाहिए, तो क्या उसको मजे की जरूरत नहीं? तो क्या वह कुछ ऐसे अन्य रिसोर्सेज खोजना शुरू नहीं करेगा? जब वह आपकी सच्चाई, आपकी हकीकत को पहचान लेगा, तो क्या वह भी अपने लिए कोई मजे की तलाश के लिए नए रिसोर्सेज नहीं खोजना शुरू कर देगा? और आपके बच्चों पर इसका क्या असर होगा? आप तो अपनी 40-50 साल की उम्र पर है, लेकिन जो आपका बच्चा है 10-15-20 साल का, उसकी तो जीवन की शुरुआत है, और इस शुरुआत में ही आपने उसको एक ऐसा आइडियल पेश कर दिया है जो उसके जीवन को डाउनग्रेड कर देगा। और साथ ही यह सिलसिला यही खत्म नहीं होता।
आप सोचते हैं कि ये सिलसिला यही खत्म होता है कि जब आप जवान होते हैं तभी आप ऐसा करते हैं। जब आप 50 या 60 उम्र के पड़ाव पर होते हैं तब भी आपके मन में ऐसे विचार चलेंगे, क्योंकि जब आप जवान थे आपकी उन विचारों को, उन हरकतों को रोकने की क्षमता थी, आप नहीं रोक पाए। तो जब आप बूढ़े हो जाएंगे, प्रौढ़ हो जाएंगे, ओल्ड एजेस में आ जाएंगे, तो आपकी जो कंट्रोल करने की क्षमता है वह कम हो जाएगी। आप उन विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप भले ही तभी आंखों से, बचती हुई आंखों से ये सब करेंगे, लेकिन अवश्य करेंगे। आप देख सकते हैं अपने समाज के अंदर, और यह कितनी शर्म की बात होगी, हमारा समाज कहां से कहां निकल जाएगा यदि हम इन ऐसी ओछी हरकतों में इन्वॉल्व रहेंगे। साथियों, यह केवल एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात नहीं है, इससे हमारे आसपास, हमारे समाज को एक दिशा मिलती है। साथियों, जब आप दूसरे व्यक्ति को ऐसा करते हुए देखते हैं, सपोज करिए आप अपने दोस्त को करते हुए ऐसे देखते हैं, तो आपको इससे एक हौसला मिलता है कि जब वो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूं। जब आप अपने से बड़े किसी को देखते, व्यक्ति को देखते हैं, अपने बॉस को देखते हैं, वो देखते हैं कि वह भी ऐसा ही कर रहा है, उसकी नजर भी ऐसी है, तो आप भी उससे प्रोत्साहित होते हैं। और जब आप देखते हैं कि आपके समाज के बूढ़े व्यक्ति कैसे कर रहे हैं, तो फिर कोई आपको समझाने वाला भी नहीं होता और आप थक चुके होते हैं और आप इसको नॉर्मल मान लेते हैं कि यह तो हम सबकी अवस्था ऐसी ही है, यह एक नॉर्मल चीज है, आप फिर इसको नॉर्मल मानकर चलेंगे। लेकिन इससे हम कितना खो चुके होते हैं इसका अंदाजा नहीं होता। लोगों की पढ़ाई खराब हो जाती है, लोगों के घर परिवार टूट जाते हैं, और इस समाज को जो एक युवा का फायदा मिलना चाहिए था, जो एक जवानी का फायदा मिलना चाहिए था, इस समाज को वह नहीं मिल पाता। साथियों, यदि हमारे महापुरुष इन सब हरकतों में अपने आप को इन्वॉल्व रखते तो क्या वे हमें कोई दिशा दे पाते? यदि शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अपनी इस जवानी को इन सब में व्यक्त कर देते तो क्या वह जवानी देश के काम आ पाती? यदि स्वामी विवेकानंद अपनी जवानी को इस तरह से बर्बाद कर देते, क्या ये फीलिंग उनके अंदर नहीं उभरी होगी कभी? अवश्य उभरी होगी, लेकिन उन्होंने इसको समझा, इसको शांत किया और अपनी जवानी को देश के नाम कुर्बान कर दिया। साथियों, यह वास्तव में उन्होंने अपने जीवन के स्तर को बढ़ाया और उनका जो जीवन है इस देश के काम आया। साथियों, हमें जो अपने आइडल है वह नेताओं को, अभिनेताओं को नहीं बनाना। जो अभिनेता होते हैं उनकी तो एक्टिंग होती है, वे तो चाहेंगे कि हम उनकी एक्टिंग को पसंद करें, वे तो हमारे अंदर उत्तेजना पैदा करेंगे, तभी तो उनकी जो इंडस्ट्री है वह डेवलप हो पाएगी। ऐसे ही नेता है, नेता भी चाहेंगे कि हम बेवकूफ बने रहे, किसी न किसी लत में पड़े रहे। यदि हम समझदार हो जाएंगे तो हम अवेयर हो जाएंगे, अपनी आवाज उठाएंगे। इसलिए वे नहीं चाहते, वे ये चाहते हैं कि हम किसी लत में पड़े रहे और हमारी जो आवाज है, जो हमारी बुलंद आवाज है, वह दब जाए। साथियों, हमें अपने आइडल भगवान श्री राम को बनाना है। भगवान श्री राम को माता सीता ने, जो संत होते हैं, जो समाज है, जो देश है, जो उनकी प्रजा है, उसके लिए क्या क्या त्याग दिए, तभी तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। और माता सीता ने भी उनका हर पग पर, हर कदम पर साथ दिया।
साथियों, माता सीता को अपने बच्चों को संतों के, ऋषियों के, मुनियों के संग रहकर उनको संस्कार देने के लिए वन तक में चली गई थी। अपनी प्रजा को सुखी देखने के लिए भगवान राम माता सीता के साथ वनवास चले गए थे। साथियों, यह जो एक मर्यादा के अंदर जिया गया जीवन होता है, यह न केवल खुद के जीवन के उत्थान का एक मार्ग बनता है, बल्कि यह जीवन इस समाज के, देश के, संसार के भी काम आता है। साथियों, लेकिन क्योंकि यह बात अमूमन हो गई है, एक जनरल बात हो गई है, तो हमारा इस ट्रैप में फंसना बहुत आसान हो गया है। हम इसमें फंस जाते हैं। लेकिन जब हम कभी कभी सोचते हैं कि हम इससे कैसे निकले, तो हमें इसे निकलने का भी कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। साथियों, मार्ग तो बहुत से हैं। सबसे अच्छी बात है कि इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो जाए, क्योंकि हम इसमें जितने इन्वॉल्व हो जाते हैं, यह उतना ही और प्रगाढ़ हो जाता है। यह हमारी उत्तेजना को, हमारी आदत को उतना ही मजबूर करता रहता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अपने आदर्शों को उच्च रखकर इन सब में इन्वॉल्व ही नहीं हो जाए, क्योंकि जब हमारे आदर्श ऊंचे होंगे, हमारे जीवन का लक्ष्य ऊंचा होगा, तो हमारे जीवन की दिशा दूसरी होगी। और फिर हमारे जो रास्ते में जीवन के इन पड़ावों पर, अलग अलग पड़ावों पर ये सब भटकाव आएंगे, तो वे उस ऊंचे गोल के सामने फीके पड़ जाएंगे। ये हमें रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। हमारे लक्ष्य बहुत ऊंचे नहीं होते। अभी लक्ष्य होता है तो क्या, पैसा कमाना, उस पैसा कमाकर एक अच्छी सी पत्नी या पति ढूंढ लेना, फिर अपनी फैमिली बसाना, फिर समाज में अपना एक रुतबा खड़ा करना। और यह रुतबा किस आधार पर होता है, इस बारे में कोई नहीं सोचता। हम जो इन नेताओं के रुतबे देखते हैं, ये इतने रसूखदार हो गए हैं, लेकिन इनकी जो सच्चाई, जो अब सभी को पता है, वह कितनी कड़वी होती है। उनके अंदर कितने दुर्गुण होते हैं, कितने कुकृत्य में वे संलग्न रहते हैं, इस सब का हमें पता है। लेकिन फिर भी हम इन सब के उलझाव में लगाते हैं, और हमारी जो जिंदगी है वो घूम फिर कर इसी चक्र में चलती है। साथियों, हमें अपने लक्ष्यों को, अपने जीवन के उद्देश्य को ऊंचा रखना होगा, ताकि हमारी जो दिशा है वह इस जो एक बेकार सी रहा है, बेकार रास्ता है, जिसमें उल्टे सीधे काम हैं, हमारे जीवन को नीचे गिराने के सभी इसमें ढंग है, हमें इस मार्ग को छोड़कर एक सही मार्ग, जो हमारे आदर्श भगवान श्री राम है, उनके आदर्शों पर, अपने महापुरुषों के आदर्शों पर अपने जीवन को एक मार्ग दें। साथियों, अब हम कुछ ऐसे प्रयोग, ऐसे कुछ टेक्निक पर आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे, जिससे यदि हम इन सब बातों में इन्वॉल्व है और हम चाहते हैं कि हम इन सबसे बाहर निकल जाए, तो हमें इन टेक्निक से, इन तरीकों से बाहर निकलने में अवश्य ही मदद मिले। लेकिन इसमें पहली शर्त यह है कि हमें कम से कम यह चीजें समझ में तो आनी चाहिए, हम इनसे बाहर निकलने का प्रयास तो करें।
जब हमें ये चीजें समझ में आ जाएगी, जब हमारा प्रयास इसे बाहर निकलने का होगा, तो फिर ये जो टेक्निक है, कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा होता है, तो ये टेक्निक आपको एक नाव की तरह एक पार से दूसरे पार ले जाएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और जब आप इनको बार बार दोहराएंगे, इनके रिपीटेशन से जो आपके माइंड के अंदर अभी दूसरे तरीके का एक रास्ता बना हुआ है, आपका जो केमिकल्स अभी दूसरे रास्ते पर निकल पड़ता है, वह केमिकल इनके रिपीटेशन से दूसरे मार्ग पर, आपके आदर्शों के मार्ग पर निकल जाएगा। साथियों, सबसे अच्छी बात होती है अवेयर रहना। भगवान गौतम बुद्ध से उनके शिष्य आनंद ने पूछा कि जो हमारे शिष्य भ्रमण करते हैं, उनके कुछ सवाल हैं, वे इन सवालों के जवाब चाहते हैं। वे पूछना चाहते हैं कि क्या उन्हें किसी स्त्री से भिक्षा लेनी चाहिए या नहीं। तो भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि यदि संभव हो तो किसी पुरुष से ही भिक्षा ले। लेकिन आनंद पूछता है, लेकिन यदि स्थिति ऐसी हो कि स्त्री ही भिक्षा दे तो क्या करना चाहिए। तो भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि नजरों को नीचे करते हुए फिर स्त्री से भिक्षा ले लेनी चाहिए। लेकिन जो उनके शिष्य होते हैं, उनके जो प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों के जो आनंद भगवान गौतम बुद्ध से पूछ रहे हैं, उनके प्रश्नों को तो आगे में प्रश्न पूछते हैं कि यदि स्थिति ऐसी बन जाए कि आंखें मिलानी पड़े तो भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, यदि आंखें मिलानी भी पड़ जाए तो दूर से भी चले। एक दूसरे को टच नहीं होना चाहिए। और आनंद पूछता है कि यदि ऐसी स्थिति भी आ जाए अगले प्रश्न में कि टच ही करना पड़ जाए, यदि व्यक्ति बीमार है, दूसरा बीमार है, तो भगवान कहते हैं कि ये सब बातें जो मैं तुमसे कह रहा हूं, ये एक आम शिष्य है कि आम जो शिष्य है वह इतना अवेयर नहीं हो पाता, वह क्षण क्षण के लिए अवेयर नहीं हो पाता। मैं यह कह रहा हूं कि यदि व्यक्ति अवेयर है, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि यदि व्यक्ति हमारा शिष्य अवेयर है तो फिर वह उस महिला के हाथ से भिक्षा भी ले सकता है, नजर भी मिला सकता है, और यदि आवश्यक हो तो वह वहीं रुककर भिक्षा को ग्रहण भी कर सकता है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि वह क्षण क्षण के प्रति अवेयर होना चाहिए। साथियों, ऐसे ही जब हम क्षण क्षण के प्रति अवेयर होते हैं तो हम कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। जो हम गलत काम करते हैं वे सारे काम हमारे बेहोशी में होते हैं, लगभग नशे की हालत में होते हैं। भले ही हम कोई नशा नहीं करते हो, लेकिन हमारे अंदर का जो केमिकल है वो हमें बेहोश कर देता है, और बेहोशी की अवस्था में ही हम खुली आंख में भी इन गलत कामों, इन गलत हरकतों को करते जाते हैं। साथियों, तो प्रयोग की शुरुआत करते हैं कि जैसे सपोज करो आपने किसी लड़की, किसी महिला को देखा, या किसी महिला ने किसी पुरुष को देखा, और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। साथियों, मैं यहां किसी पुरुष या महिला को देखकर अट्रैक्ट होने की बात कह रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति अट्रैक्ट होता है, या ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति हर दूसरे इंसान से अट्रैक्ट होता है। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे इंसान से अट्रैक्ट हो तो उसको उस क्षण में ध्यान रखना होगा, अपने विचारों पर ध्यान रखना होगा कि मैं इसकी तरफ, दूसरे की तरफ अट्रैक्ट क्यों हुआ।
जब मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूं तो मेरे मन में उस वक्त क्या क्या विचार आ रहे हैं। साथ ही यदि हम इस प्रयोग को बंद आंखों के साथ बाद में भी करेंगे, एक तो स्थिति वह है कि हम उस स्थिति में हैं तो हम खुली आंखों से अपने मन के अंदर झांक सकते हैं, लेकिन बाद में भी जब हमारे मन के अंदर से ख्याल आते हैं, जैसे मैंने बताया कि 50-60 साल की व्यक्तियों में भी ये ख्याल आते हैं, तो वे बाद में भी एक किसी आरामदायक स्थिति में बैठकर इन सब बातों पर विचार कर सकते हैं। यह जो एक मेडिटेशन का ध्यान का प्रयोग है, इसे कर सकते हैं कि मैं उसकी तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहा हूं, इसका कारण क्या है। जब मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूं तो मेरे मन के अंदर क्या क्या विचार आ रहे हैं। क्या मुझे उसके अंदर कोई चीज सुंदर लग रही है, क्या वह एक विशेष उम्र के कारण मुझे सुंदर महसूस हो रही है, क्या उसकी उम्र यदि कम होती तो क्या वह मुझे अट्रैक्ट नहीं करता पुरुष, या उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा होती क्या मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, क्या मुझे उसके बाल सुंदर लग रहे हैं, उसके बाल यदि थोड़े और बड़े घने होते तो क्या वह व्यक्ति मुझे सुंदर नहीं लगता, उसके बाल यदि और छोटे होते क्या मैं उसकी तरफ नहीं खींचता या खींचती, क्या मुझे उसकी आंखें खींच रही है अपनी तरफ, क्या आंखों का रंग आकार दूसरा होता तो क्या मैं तब नहीं खींचता हूं या खींचती हूं, क्या मुझे उसकी नाक अपनी तरफ खींच रही है, क्या जब नाक का आकार अलग होता है तो क्या मैं ये खिंचाव महसूस नहीं कर रहा, क्या मैं उसके फेस की तरफ खींच रहा हूं या खींच रही हूं, जब इस फेस की बनावट थोड़ी अलग होती है तो क्या मैं उसकी तरफ नहीं खींचता हूं। इस भांति से हमें जो भी चीज अट्रैक्ट कर रही है हमें उस सब पर गौर करना है, और जब हम इन बातों पर गौर करेंगे, अपने हर एक विचार पर गौर करेंगे, तो जिसे आप अट्रैक्शन कहते हैं, उसका जो बोझ है वह आपके सर से उतर जाए, आप समझ जाएंगे कि यह अट्रैक्शन दूसरे में नहीं, यह अट्रैक्शन आपके मन के अंदर है। आपने अपने माइंड के अंदर कुछ इमेज बना ली है, और वह इमेज आप कहीं भी किसी पर भी इंपोज कर देते हैं। जैसे प्रोजेक्टर होता है, आप भी वैसे ही अपने उस मन की इमेज को अपनी आंखों के द्वारा दूसरे को देखते हैं, और फिर आपको वह सब दिखता है जो आप फिल्मों में इन एक्टर एक्ट्रेस को, इन कलाकारों को अदाई करते हैं। वे सब अदाएं आपके मन पर इतनी हावी हो चुकी होती है, उनका धब्बा इतने गहराई से लग गया होता है कि वह आपके मन को मजबूर कर देता है उस सब को पाने के लिए, उस सब को देखने के लिए रियल लाइफ में। लेकिन जब भी हर बार आप किसी अट्रैक्शन में फंसे
तो आप जब इन विचारों पर गौर करेंगे, अपने मन में झांकेंगे, अपने चलते हुए विचारों, अपनी फीलिंग को समझेंगे, तो आप पाएंगे कि ये फीलिंग आपके अंदर पैदा की गई है और जिसे आप अच्छा लगना कहते हैं, वह भी बाहर से प्रतिरोपित है, आपके अंदर इम्पोज्ड है। आपको किसी ने बता दिया है कि लंबे बाल सुंदर होते हैं, ब्लू आईज सुंदर होते हैं। ये सब आपने पिक्चरों में, मूवीज में, थिएटर हॉल के अंदर, सिनेमा में, टीवी पर, इंटरनेट पर, मोबाइल पर, हर जगह आप इसको देख रहे हैं। आप एक ही बात को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, जिस वजह से आप पर ये सब चीजें हावी हो गई है। क्या चीजें सुंदर है, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, आपको किसकी तरफ आकर्षित होना है, ये सब आपके ऊपर इम्पोज्ड है। मीडिया ने आपके ऊपर ये सब चीजें एक बोझ की भांति डाल दी है और फिर आप उनको अपना समझकर, आप उनको अपनी चॉइस समझकर, उनके बताए हुए मार्ग पर, उनके दिए हुए सजेशन पर, उस मार्ग पर निकल पड़ते। लेकिन जब आप इनकी रियलिटी को बारीकी से उसकी जांच करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपका इनसे कोई लेना देना नहीं है। और हकीकत में जब आप पर्दे पर इन एक्टर और एक्ट्रेस को देखते हैं, तो वे एट्रैक्टिव दिखते हैं। वे चाहते हैं कि वे एट्रैक्टिव दिखे। वे 40-50 की उम्र के भी आपको 20-25 साल के लगते हैं। इतना मेकअप वे करते हैं कि आप उस मेकअप की चकाचौंध में जो सही होता है, जो सत्य होता है, उसको देख नहीं पाते। यदि आप उनको बिना किसी मेकअप के उनकी रियल लाइफ में देख लें, तो जो आपने उनकी एक इमेज बना रखी है अपने मन के अंदर, वह गिर जाएगी। साथियों, जो नकली बनावट होती है, जो चेहरे को रंग पोत कर की गई एक बनावट होती है, उसका जो रूप सौंदर्य होता है वह बनावटी होता है। लेकिन जो एक नेचुरल सौंदर्य होता है, जो एक नेचुरलिटी होती है, उसकी खुशबू, उसकी सुगंध बिल्कुल अलग होती है। और जब आप इन दोनों में भेद करना सीख जाएंगे, जब आप न केवल अपनी आंखों से बल्कि मन की आंखों से भी आप इसको देखना शुरू कर देंगे, तो आप इन दोनों में अंतर आसानी से कर पाएंगे। और जो असली सौंदर्य होता है, उसकी आप परख कर पाएंगे। फिर आप इन रंगे पुते चेहरों की तरफ, जो आपको जानबूझकर अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, जिनका मकसद भी आपकी अटेंशन को पाना होता है। आपकी अटेंशन को पाने के उनके अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन आपके कारण, आपके मकसद बिल्कुल अलग है, आपकी राह अलग है। जब आप इस भेदभाव कि किस भांति से वे आपके साथ
छल कर रहे हैं, छलावा कर रहे हैं, इसको समझ जाएंगे तो आपके जीवन के जो क्षण इन व्यर्थ के अट्रैक्शन में व्यतीत होते हैं, वे सही दिशा और सही मार्ग पर लग पड़े और आप आगे का जो मार्ग है, इससे आगे का जो एक सिलसिला होता है, पहले आप किसी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं, फिर उसके चक्कर लगाते हैं और फिर यह गंदगी फैलती जाती है परिवार में, समाज में। आप सच्चे सौंदर्य को देख ही नहीं पाते, आप किसी एक के प्रति टिक ही नहीं पाते। लेकिन जब आप सच्चे सौंदर्य को पहचान लेंगे तो आप किसी एक पर टिक पाएंगे और जो व्यर्थ का समय है, इन सब उलझनों में आप गवाते हैं, उस व्यर्थ के कामों में जो आपका समय निकलता है, जो आपका समय अभी फिजूल खर्च होता है, वह आपका समय फिर किसी और अन्य सार्थक कार्य में लगना शुरू हो जाएगा। आप अपने जीवन का योगदान अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए बेहतर तरीके से दे पाएंगे। तो यह तो एक पहला प्रयोग हुआ कि जब आप केवल खिंचाव महसूस कर रहे हैं और आपको इस सबसे बाहर निकलना है। अब हम दूसरे प्रयोग की तरफ आगे बढ़ेंगे। जब आपको बार बार सेक्स करने का मन करता है, कामुकता आपके अंदर इतनी हावी हो गई है कि आपको यह डेली रूटीन का एक कार्य लगने लगता है, लेकिन आप इससे थक चुके हैं, ऊब चुके हैं, या अपने उद्देश्यों की पहचान कर चुके हैं, लेकिन इनसे निकल नहीं पा रहे। आपने यह देख लिया है कि जीवन इसमें व्यर्थ होता जा रहा है, लेकिन आप इससे निकल नहीं पा रहे हैं, आप इससे निकलने का मार्ग खोज रहे हैं, तो तब क्या करें? साथियों, अब भी हमें वही करना है जो भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा था कि तुम्हें अवेयर रहना है, तुम्हें क्षण क्षण के प्रति अवेयर रहना है। तो जब भी तुम्हें कामुकता तुम पर हावी नजर आए, तो तुम्हें उस क्षण के प्रति अवेयर हो जाना है कि क्या यह कामुकता अभी मेरे शरीर की मांग है या मेरे मन की मांग है? अभी इस क्षण में मेरे मन के अंदर क्या विचार चल रहे हैं, क्या इमेज चल रही है, मैं अपने मन के अंदर क्या देख रहा हूं, मेरे मन के अंदर कौन सी तस्वीर, कौन सी फिल्म चल रही है, या यह रियल में अभी मेरे शरीर की मांग है? जब आप इसमें भेद करना सीख जाएंगे, तो अभी जो 90% आपकी कामुकता है, जो आपके मन के कारण होती है, आपके मन के अंदर चली हुई फिल्म के कारण होती है, जो फिल्म आप खुद उसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो वह 90% कामुकता खत्म हो जाएगी। आपको समझ में बेहतर आने लगेगा कि सेक्स क्या है और सेक्सुअलिटी क्या है। और जब आप इससे भी आगे कदम बढ़ाएंगे, जब आप काम में उतरते हैं, जब आप सेक्स में उतरते हैं, तो उसके हर एक स्टेप को अपनी मन की आंखों से उस पर अवेयर रहते हुए गौर करो कि मैं यह कर क्या रहा हूं। इस सब करने में मेरे अंदर चल रहे विचारों को किस भांति से गति मिल रही है। इस वक्त मेरे अंदर, मन के अंदर कौन कौन से विचार चल रहे हैं, क्या मैं उन विचारों को और गति दे रहा हूं,
क्या ये विचार मुझे किसी एक दिशा में लेकर जा रहे हैं? जब आप अपने हर क्षण, हर एक मोमेंट में उतरते हुए अपने हर एक क्षण को, अपने हर एक क्षण के अंदर अपने विचारों को देखते रहेंगे, अपने मन में झांकते रहेंगे, तो आपको मोमेंट टू मोमेंट एक अलग तरीके की सच्चाई आपके सामने है। आपके डिस्चार्ज होने से पहले और डिस्चार्ज होने के बाद कि जो आपके विचार है, आपका जो मन किस भांति से काम कर रहा होता है, आपको उसके काम करने का तरीका समझ में आएगा कि वह पहले इंजेक्शन से पहले किस भांति से काम करता है और उसके बाद कैसे काम करता है। लेकिन आपको उसके बीच में भी देखना है, आपको एट द मोमेंट भी देखना है। आपको इंजेक्शन से पहले और इंजेक्शन के बाद के मन को तो देखना ही है, उसमें तो झांकना ही है, लेकिन इनके बीच में भी आपको अपने मन के अंदर झांकना है कि आपके मन के अंदर जो भी विचार चल रहे थे वे किस भांति से तब्दील होते जा रहे हैं, वे किस भांति से शिथिल होते जा रहे हैं, उनकी गति किस भांति से कमजोर होती जा रही है। आप जिसको एक शांति, जिसको आप आनंद, जिसको आप मजा कहते हैं, वह मजा वास्तव में है क्या? आपको उस क्षण में ढूंढना है, आपके मन के अंदर चलते हुए विचारों के माध्यम से, अपने थॉट्स के माध्यम से, अपनी मन की स्थिति को देखते हुए आपको देखना है कि यह मजा वास्तव में क्या है। और जब आप इस स्थिति को बिल्कुल बारीकी से देखेंगे तो जो आपकी कंसेप्ट है वह बिखर जाएगी, और जो आपका इतना रस था, जो रस आपने खुद बनाया था, जो रस आप पर हावी हो जाता है, आप उसको समझेंगे, धीरे धीरे आप उसके प्रभाव से बाहर आ जाएंगे। और जब आप इस प्रयोग को बार बार दोहराएंगे तो आप वास्तव में जिसको मजा कहते हैं, वह मजा किस वजह से आता है उसको बारीकी से पकड़ पाएंगे। और जब आप अपने उन क्षणों में भी, अपने डिस्चार्ज के क्षणों में भी इतने अवेयर रह सकते हो, रह पाए, तो आप जीवन के सामान्य क्षणों में तो अवेयर अवश्य रह पाएंगे। फिर आपके लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगी, फिर आपको कोई चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन शर्त एक है कि आपको हर क्षण में अवेयर रहना है। आप जिसको चरम सीमा बोलते हैं, जिसको चरम क्षण बोलते हैं, आपको वहां भी अवेयर रहना है। और जब आप उस बिंदु पर भी अवेयर हो जाएंगे तो यह जो कामुकता का जो बोझ है यह आपके सर से उतर जाएगा। लेकिन जब आप इस बोझ को उतारने का प्रयास कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से इस बोझ को लादने का प्रयास मत करना कि आपके जो शौक है, आपका जो डेली लाइफ है, जिस तरीके से बीतता है, आप उसको बदलना। जहां जहां से ये सब चीजें आपके अंदर इंपोज होती है, जिस मीडिया से, जिस मीडियम से आपके अंदर ये चीजें डाली जाती है, उसको बदलना। तो जो आपकी गति है कामुकता से बाहर आने की, जो रफ्तार है वह दुगनी हो जाएगी और आप जीवन के सही आनंद और वास्तव में काम के सही आनंद को भी
महसूस कर पाएंगे। आपको अपने जीवन की दिनचर्या को तो बदलना ही है, साथ साथ आपको अपने आदर्शों को भी बदलना है। आपको उन आदर्शों के मार्ग पर चलना है। और ऐसा नहीं है कि आप उन आदर्शों को नहीं जानते पहचानते, उनके मार्ग को नहीं जानते नहीं पहचानते। आप उनके मार्गों को कि किस भांति से उनके मार्ग पर चला जाता है, हमें किस भांति से चलना होता है, हमें किन किन नियमों का पालन करना होता है, यह आप भली भांति से जानते हैं। लेकिन अभी अभी जानते हैं आप, लेकिन बाहर से आपके ऊपर इतनी सारी चीजें हावी है कि वह आपकी जो जानकारी है, वह समझ है, वो छोटी पड़ जाती है। वह समझ है तो बहुत बड़ी, लेकिन वह नीचे दाबती जाती है। लेकिन जब आप मेडिटेशन के माध्यम से उस समझ तक अपनी पहुंच बनाएंगे, बार बार पहुंच बनाएंगे, तो वह समझ, वह अंडरस्टैंडिंग सतह पर आने लगेगी और आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन, समाज का परिदृश्य पूर्ण रूप से बदल जाएगा। साथियों, इस वीडियो का उद्देश्य कोई ज्ञान बांटना नहीं है। यह सब ज्ञान, मैंने कोई नया ज्ञान नहीं दिया है, कोई नई बात आपको नहीं बताई। यह सब जानकारी आपके अंदर है, आपकी समझ इससे भी बेटर है। तो यह आपकी समझ को बढ़ाने की, आपको और जानकारी देने के लिए वीडियो नहीं है। यह तो बस उस समझ को हमें बाहर कैसे लेकर आना है, अपनी सच्चे और शुद्ध स्वरूप को हम कैसे पहचानेंगे, इस उद्देश्य से यह वीडियो है। यदि आपको इसमें से कुछ बातें अच्छी लगी हो तो उनको फॉलो अवश्य करिएगा। मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि यदि आप उनको फॉलो करेंगे तो बिल्कुल अलग भांति से आपका जीवन बदल जाएगा। और यदि आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे उन पर गौर करने में हर्ष महसूस होता। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। सभी अवतारों को मेरा